नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात करते हैं दोस्तों, इसके पहले हमने चर्चा किया था। आज अधिगम टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, अधिगम के सिद्धांत। इस टॉपिक के पहले हमने देखा था कि अधिगम क्या होता है, कैसे काम करता है, अधिगम की अर्थ, अधिगम की परिभाषा, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम के पक्ष, अधिगम के विधियां, अधिगम के प्रकार एवं अधिगम को कौन कौन से ऐसे कारक है जो प्रभावित करते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके थे। आज आगे बढ़ते हैं और अधिगम के सिद्धांत एवं उनके शैक्षिक महत्व के ऊपर चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा आपको। तो अगर वह वीडियो आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, या जब क्लास चलती है तब क्लास में कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन ना करे। तो बात करते हैं, जैसे क्लास खत्म होती है तो कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन में। अगर आपको कोई वीडियो समझ में नहीं आता है या आपको कोई टॉपिक में दिक्कत है तो आप कमेंट करके चर्चा कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं हम अधिगम टॉपिक के ऊपर। अधिगम के सिद्धांत पढ़ने के पहले हम एक ऐसे मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं जो उन्होंने सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में, अधिगम की परिभाषा के क्षेत्र में सबसे पहला अपना महत्व को प्रस्तुत किया, या उन्होंने सबसे पहले अधिगम की थ्योरी को प्रस्तुत किया। बात करते हैं दोस्तों, वह ऐसे मनोवैज्ञानिक है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जी। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी, अधिगम थ्योरी को प्रस्तुत किया, और यह एक प्रकार के व्यवहारवादी थे। ये व्यवहारवाद से संबंध रखते हैं। तो बात करते हैं कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे। तो बात करते हैं, इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखिए, जो ये मनोवैज्ञानिक थे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ये मूलतः व्यवहारवादी थे। इनका जो संबंध था व्यवहारवाद से था। तो ये जो रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले जो प्रभाव या जो बल दिया, सबसे पहले थॉर्नडाइक जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बल दिया, और इन्होंने बल देने के बाद में इनका प्रभाव भी अधिगम के क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। तो बात आती है दोस्तों, एक आपसे अनेकों बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम बल देने वाले ऐसे पहले कौन से मनोवैज्ञानिक है या वैज्ञानिक है। तो बात करते हैं दोस्तों, ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है। तो देखिए, चर्चा करते हैं आप टॉपिक के ऊपर कि यह एडवर्ड ली थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ये व्यवहारवाद से संबंध रखते थे, और ये एक पशु, इन्होंने जो सबसे पहले जो प्रयोग किया था पशुओं पर प्रयोग किया था, और पशुओं पर प्रयोग करके इन्होंने पाया, इसके बारे में हम आगे विश्लेषण या व्याख्या करके चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक पशु मनोवैज्ञानिक थे, ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने सबसे ज्यादा कार्य शिक्षा के क्षेत्र में किया था, अधिगम को परिभाषित किया, और इन्होंने सीखने के मूलतः दो नियम को प्रस्तुत किया। जो थॉर्नडाइक जी थे, इन्होंने सीखने के दो नियम दिए। पहला जो नियम है मुख्य नियम, और दूसरा जो नियम है गौण नियम। दो प्रकार के नियम प्रस्तुत किया, या हम मुख्य नियम को ही बोलते हैं प्राथमिक नियम या प्रधान नियम, इन नामों से भी हम इसे जानते हैं, इनके अन्य नाम है। देखिए, उसी प्रकार गौण नियम, इसी को हम बोलते हैं द्वितीयक नियम। तो सबसे पहले हम इनके मुख्य नियम के ऊपर चर्चा करते हैं, प्रधान नियम के ऊपर, और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इन्होंने जो सबसे पहला नियम प्रस्तुत किया अधिगम का, वह था अभ्यास का नियम। आज तक आपने व्यवहारवादियों की थ्योरी में पढ़ा होगा, या आपने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा होगा। उसमें सबसे पहले आपने अभी तक यही देखा होगा कि अभ्यास करने का तात्पर्य यह होता है कि बार बार अभ्यास करो, अभ्यास हो जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। बार बार अभ्यास करने से अभ्यास पूरा नहीं होता, और अधिगम यहाँ पर पूरा नहीं होता। तो कैसे होता है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, इसके पहले मैंने आपको बताया था दो चीजों को, एक तो होती है व्यवहारवादियों के सिद्धांत में अनुक्रिया, और एक होता है उद्दीपक। तो अगर आपने अनुक्रिया और उद्दीपक को नहीं समझा है तो हम अनुक्रिया और उद्दीपक को पहले समझते हैं, उसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे।
तो देखिए अनुक्रिया इसे ही इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पॉन्स, और उद्दीपक इसे बोलते हैं स्टिमुलस। तो अनुक्रिया क्या होती है? सबसे पहले प्रश्न है दोस्तों आपसे कि अनुक्रिया क्या होती है। तो देखिए अनुक्रिया क्या होती है, अनुक्रिया और उद्दीपक। देखिए अनुक्रिया एक प्रकार की क्या है, देखिए जब तक अगर आप अनुक्रिया नहीं करेंगे तब तक आपको उद्दीपक की प्राप्ति नहीं होगी। देखिए वह वातावरणीय घटक या वह संसार का वह प्राणी जो उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया करता है, बिना अनुक्रिया के आप उद्दीपक को प्राप्त नहीं कर सकते हो। जैसे समझते हैं, अब देखिए अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में एक संबंध होता है या एक बंधन होता है, या सामान्य भाषा में इसे हम संबंध या बंधन कहते हैं, और इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में शैक्षिक महत्व के माध्यम से हम इसे अनुबंधन कहते हैं, यानी इसी को हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसे हम एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। एसआर यानी स्टिमुलस और यानी रिस्पॉन्स। देखिए तो इनके बीच में क्या होता है, अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में एक बंधन होता है, और यही बंधन किसे प्रदर्शित करता है, अनुबंधन को। तो देखिए अनुक्रिया जैसे कि समझते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। अनुक्रिया यानी क्या है, अनुक्रिया को समझते हैं और उद्दीपक को समझते हैं। तो देखिए अनुक्रिया आपका क्या है, जैसे कि आप उद्दीपक या इसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं लक्ष्य। देखिए आपका लक्ष्य क्या है, नौकरी करना। आपका लक्ष्य नौकरी करना, और आप अपने लक्ष्य को प्रति या लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, अनुक्रिया करेंगे। तो आपकी अनुक्रिया क्या होगी, आपका लक्ष्य तो नौकरी करना है, तो आपकी अनुक्रिया क्या होगी, पढ़ना। देखिए जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा। यानी पढ़ना एक प्रकार की क्या है, आपकी क्रिया है। क्रिया कर रहे हो आप, किसके प्रति कर रहे हो, उद्दीपक के प्रति। जब तक अगर आप क्रिया नहीं करेंगे तो आपको उद्दीपक प्राप्त नहीं होगा, यानी आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आपको लक्ष्य की प्राप्ति अगर नहीं होगी तो आपका अधिगम पूरा नहीं होगा। तो देखिए अब हमने तो अनुक्रिया समझा, उद्दीपक क्या होता है। तो देखिए वह वातावरणीय घटक या वह संसार का वह प्राणी जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं। या अनुक्रिया के द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान क्या कहलाता है, उद्दीपक कहलाता है। तो देखिए अब इन दोनों के बीच में, अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में एक क्या होता है, संबंध या एक बंधन बनता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुबंधन बोलते हैं। ठीक है, अनुबंधन की भी परिभाषा हो गई। देखिए जब तक अगर इन दोनों के बीच में संबंध या अनुबंधन अगर नहीं होगा तो अधिगम कभी पूरा नहीं होगा। अधिगम को पूरा करने के लिए हमेशा हमें क्या करना होगा, उद्दीपक, हमारा कोई लक्ष्य होगा और लक्ष्य के प्रति हम कार्य करेंगे, तब जाके हमारा जो अधिगम है यहाँ पर 100% होगा। तो दोस्तों यह अधिगम को परिभाषित करता है, यह हमने बेसिक तौर पर देखा। अब बात करते हैं अभ्यास का नियम। जैसे कि हमने व्यवहारवादियों के सिद्धांत में दो प्रकार के नियम देखा, एक देखा प्रधान नियम, मुख्य नियम, और दूसरा नियम है वह है गौण नियम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभ्यास का नियम। व्यवहारवादियों का सबसे पहले अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक का। तो देखिए अभ्यास का नियम क्या होता है। अभ्यास के नियम में हमने सबसे पहले अनुक्रिया लिया और उद्दीपक को लिया। तो देखिए अनुक्रिया और उद्दीपक, अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक बंधन होता है या अनुबंधन होता है। अनुबंधन को बोलते हैं बॉन्डिंग। देखिए अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, आप अनुक्रिया कर रहे हैं किसे प्राप्त करने के लिए, उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए। आपका लक्ष्य है शिक्षक बनना, आपका लक्ष्य है शिक्षक बनना। शिक्षक बनने के लिए आप क्या करोगे, अनुक्रिया करोगे या पढ़ोगे, पढ़ना। आप पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं, नौकरी करने के लिए या शिक्षक बनने के लिए। तो देखिए अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, व्यवहारवादियों ने अपनी थ्योरी में बताया कि एक तो होता है इन दोनों के बीच में अभ्यास की पुनरावृत्ति, और एक तो होती है अभ्यास की कमी। देखिए जब अगर आपके सामने अभ्यास की पुनरावृत्ति यानी क्या होगा,
किसी कार्य को बार बार करना है, उस क्रिया को बार बार दोहराना। दोहराने की जो क्रिया होती है वह क्या होती है? अभ्यास की पुनरावृत्ति। उसी प्रकार एक ऐसी क्रिया होती है, एक तो होती है अभ्यास की कमी और एक तो होती है अभ्यास की पुनरावृत्ति। तो देखिए, अगर अभ्यास की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, तो यहां पर जो अनुबंधन होगा वह कैसा होगा? अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच जो बनने वाला जो अनुबंधन है या जो बंधन है, तो इनके बीच में कैसा होगा? अनुबंधन मजबूत होगा। और उसी प्रकार व्यवहारवादियों ने यह भी कहा अपनी थ्योरी में कि अगर आपके सामने अभ्यास की कमी हो रही है तो अनुबंधन कैसा होगा दोस्तों? कमजोर होगा। क्यों होगा समझते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखिए, अभ्यास की पुनरावृत्ति, जब आप किसी, जैसे कि आपने देखा है कि आप कोई विषय वस्तु लेते हैं, मान लिया जाए विषय वस्तु में आपके अनेक अध्याय है, उस अध्याय को, चलो इस एग्जाम्पल को नहीं, हम अगले एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, सभी लोग स्कूल प्रारंभिक से लेकर अंतिम चरण तक जब आप स्कूल जाते हैं तो प्रार्थना बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, आप प्रार्थना बोलते हैं। तो प्रार्थना बोलते बोलते क्या होता है? आप बार बार क्या करते हो? अभ्यास की पुनरावृत्ति करते हो, यानी आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्या बोलते हो? प्रार्थना बोलते हो, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको अगर प्रार्थना अगर याद हो जाती है तो जो आपका जो अधिगम होगा वह कैसा होगा? मजबूत होगा। यानी जो बीच में जो अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में जो बनने वाला जो बंधन होगा वह कैसा होगा? मजबूत होगा। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो बार बार भी प्रार्थना बोलेंगे पर उन्हें वो प्रार्थना याद नहीं होगी। तो वहां से क्या होगी? क्योंकि उनके बीच में क्या है? अभ्यास की कमी है, वह अभ्यास नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जो अनुबंधन होगा उन दोनों के बीच का कैसा होगा दोस्तों? कमजोर होगा, ठीक है। उसी प्रकार आगे देखते हैं। अब यहाँ पर तो अनुबंधन कमजोर हुआ, तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि अधिगम करने के लिए भी क्या होता है? हमें बार बार प्रयास करना होता है। बिना प्रयास के हम अधिगम को पूरा नहीं कर सकते। तो अनुक्रिया और उद्दीपक समझ में आया होगा आपको, यह नियम था। इसी प्रकार व्यवहारवादियों में हम थार्नडाइक का सिद्धांत पढ़ रहे थे, कुछ नियम प्रमुख। तो देखिए, उन्होंने मुख्य नियम, फिर इसी के ऊपर उनको ऐसा लगा कि यह नियम में हमें कुछ क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? एडवर्ड जी थार्नडाइक ने अपने इस अभ्यास के नियम में पुनः संशोधन किया। पहले अपना नियम तो प्रस्तुत कर दिया, पर इस नियम के बाद में उन्होंने क्या किया? पुनः एक संशोधन किया और कहा कि ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ऐसा होने से, अभ्यास की बार बार पुनरावृत्ति होने से अनुबंधन मजबूत ही हो या बार बार अभ्यास की कमी होने से अनुबंधन कमजोर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो देखिए, इससे क्या होता है? जैसे कि हम पहली बार अगर स्कूल गए, जब से लेकर हम अंतिम बार स्कूल गए, ठीक है, फिर से इसकी समझते हैं हम कि हम पहली बार तो स्कूल गए, जब से लेकर अंतिम बार स्कूल गए और तब तक हमने हमेशा स्कूल में प्रार्थना बोली, फिर भी हमें वह प्रार्थना याद नहीं हुई, ठीक है। इसलिए जो है थार्नडाइक जी ने 1930 में संशोधन का और कहा, इन्होंने फिर अभ्यास के नियम को दो उपभाग में बांट दिया। इन्होंने अभ्यास के नियम को 1930 में संशोधन तो किया, पर जो अभ्यास का जो नियम था इसको इन्होंने दो उपभाग में बांट दिया। एक तो उपभाग में बांटा इन्होंने प्रयोग का नियम और एक तो हुआ अनुप्रयोग का नियम। एक प्रयोग का नियम और एक अनुप्रयोग का नियम, ये इसके अभ्यास के नियम के दो उपभाग में बांट दिए व्यवहारवादियों ने। तो देखिए, फिर क्या हुआ? इन्होंने संशोधन इसलिए किया कि यह जरूरी नहीं है कि हमेशा अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच बनने वाला संबंध मजबूत ही हो, और यह भी जरूरी नहीं है कि अभ्यास की कमी के कारण अनुबंधन कमजोर ही हो। क्योंकि हमने प्रार्थना के माध्यम से समझा इस एग्जाम्पल को। देखिए, आप नौकरी पाने के लिए अनेक बार प्रयास करते हैं, आपका लक्ष्य है नौकरी करना, आप शिक्षक बनने के लिए अनेक प्रयास करोगे। यह जो आप वीडियो देख रहे हो, यह जो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जो मेहनत कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? शिक्षक बनने के लिए, ठीक है। तो इसमें से ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने अधिगम के बारे में पहले भी पढ़ा होगा और जो एक बार उन्होंने पूर्व ज्ञान भी होगा और उनके अंदर नवीन ज्ञान भी होगा। तो देखिए, उनके बीच में जो क्रिया होगी, अब क्रिया कैसी होगी? कोई सहज क्रिया नहीं होगी, न तो सहज क्रिया होगी, ठीक है। तो यहाँ जो क्रिया होगी कैसी होगी? अनुक्रिया होगी। अनुक्रिया यानी
बार बार मेहनत करना, संघर्ष करना। ठीक है, अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आपको उद्दीपक यानी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो आप शिक्षक बनने के लिए बार बार क्या कर रहे हो, अधिगम टॉपिक को पढ़ रहे हो, विषय वस्तु को पढ़ रहे हो, तो आप क्या हो रहे हो, यहाँ पर मजबूत हो रहे हो। यानी बार बार अभ्यास की आपके अंदर पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो आपका जो हो रहा है आप मजबूत हो रहे हो। देखिए, अगर आप मजबूत होते हैं तो आप क्या, शिक्षक आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार व्यवहारवादियों का दूसरा नियम देखते हैं। उन्होंने जो दूसरा नियम दिया वह एक तो है प्रभाव का नियम। जैसे कि मैंने बताया आपको कि एडवर्ड ली थार्नडाइक जी ने अपने नियम, अभ्यास के नियम को 2 भागों में विभाजित कर दिया। तो अनेक बार क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्यवहारवादियों की थ्योरी में ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने नियम को 2 उपभागों में विभाजित किया। तो आपको पता है दोस्तों कौन से मनोवैज्ञानिक है, थार्नडाइक जी है। इन्होंने कौन से नियम को किया, 2 उपभागों में, अभ्यास के नियम को 2 उपभागों में विभाजित किया। तो बात करते हैं थार्नडाइक जी का दूसरा नियम। अभ्यास का नियम समझ में आया होगा। उसी प्रकार बात करते हैं अगले नियम की ओर। जो उन्होंने जो दूसरा नियम दिया वह नियम है प्रभाव का नियम। देखिए, प्रभाव का नियम क्या होता है, चर्चा करते हैं। हम प्रभाव के नियम को बोलते हैं परिणाम का नियम। हम इस नियम को परिणाम का भी नियम बोलते हैं। इसके अन्य नाम है परिणाम का नियम, या इसे ही हम बोलते हैं संतोष और असंतोष का नियम। संतोष और असंतोष का नियम, असंतोष का नियम, इन नामों से भी हम इसे जानते हैं प्रभाव का नियम को। तो देखिए इसमें क्या होता है, व्यवहारवादियों ने इसमें मूलतः क्या थ्योरी प्रस्तुत की, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें भी हमने क्या लिया, अनुक्रिया, और अनुक्रिया के साथ में क्या लिया हमने, उद्दीपक। अब देखिए, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक बंधन बनेगा, या इसी को हम बोलते हैं संबंध। सामान्य भाषा में संबंध बोलते हैं इसे, और मनोवैज्ञानिक भाषा में अनुबंधन। तो देखिए, हम थार्नडाइक जी के प्रभाव का नियम को समझ रहे हैं। तो देखिए, अब इसमें क्या होता है, हम मूलतः एक तो प्रभाव का नियम यह होता है, देखिए अनुक्रिया। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी संबंध कैसा हो, मजबूत हो और कमजोर हो। तो देखिए, अगर देखिए अनुक्रिया, अगर आपकी अनुक्रिया अच्छी है तो आपको यहां पर क्या होगी, संतोष की प्राप्ति होगी। देखिए, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति अगर क्रियाशील है, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर है, क्रियाशील है या प्रयत्नशील है, तो आपको क्या होगा, जो क्रियाएं हैं यहां पर अभ्यास की बार बार पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। क्यों नहीं होगी, देखिए, अगर आपको अपने लक्ष्य के प्रति, या कोई विषय वस्तु है आपकी, या आपकी कोई विषय वस्तु रखी है, और इस विषय वस्तु को पढ़ने में अगर आपको मजा आ रहा है, अगर आपको इस विषय वस्तु को पढ़ने में मजा आ रहा है, या सबसे ज्यादा आप आनंदित हो रहे हैं, या उत्साह हो रहा है आपके अंदर, तो कैसा होगा, देखो अब यहां पर आपको जो प्राप्ति होगी वो किसकी प्राप्ति होगी, संतोष की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार देखिए, अगर आपको अपने विषय वस्तु को पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, कठिन है, तो आपको क्या होगी, यहां पर असंतोष की प्राप्ति होगी। असंतोष की प्राप्ति होगी। देखिए, अगर आपको यही क्रिया करते समय अगर संतोष की अगर प्राप्ति होती है, तो आपका जो अनुबंधन होगा या जो आपका अधिगम होगा वह कैसा होगा, मजबूत होगा। अगर जैसे आपको अपने विषय वस्तु को पढ़ने में अगर कठिनाई जा रही है, या आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहां पर आपको किसकी प्राप्ति होगी, असंतोष की प्राप्ति।